वेलकम रीडिंग एग्जाम। आज हम पढ़े BESC 132 ब्लॉक 3 उच्च शिक्षा का स्वरूप और प्रबंध। पार्ट 9 भारत में उच्च शिक्षा एक परिचय। उच्च शिक्षा एक अवलोकन। भारत में औपचारिक शिक्षा तीन अलग अलग चरणों या स्तरों पर दी जाती है। यह है प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से संबंधित है और विद्यालय शिक्षा के दायरे में आती है। तृतीय स्तर की शिक्षा विद्यालय शिक्षा का अनुसरण करती है और इस उच्च शिक्षा के रूप में जाना जाता है। उच्च शिक्षा हाई एजुकेशन एक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में सीखने का एक रूप है जिसमें विद्यालय शिक्षा के वरिष्ठ माध्यमिक स्तर से परे अध्ययन कार्यक्रम शामिल करता है। उच्च शिक्षा या तृतीय शिक्षा विश्वविद्यालय दोनों सार्वजनिक और निजी महाविद्यालय और व्यावसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षा में से संदर्भित है। सरकारी एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा के संस्थानों के रूप में अनुमोदित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थान को अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र कार्यक्रम प्रदान किए जा सकते हैं। स्नातक की उपाधि को पूरा करने के लिए दिए गए समय 3 से 4 साल और स्नातकोत्तर स्तर पर 2 साल। उदाहरण MS, MES, MCOM हो सकते हैं। डॉक्टरेट उच्च शिक्षा स्तर पर दी जाने वाली उच्च शैक्षणिक डिग्री है। इसके आगे या आजीविक जीवन शिक्षा के लिए डिप्लोमा और प्रमाण पत्र की अवधि 6 महीने से 2 साल तक हो सकती है। उच्च शिक्षा में मुख्य गतिविधि में शिक्षा प्रसारण और ज्ञान का आदान प्रदान, अनुशासन, बौद्धिक जांच के सभी संभावित क्षेत्र में ज्ञान का निर्माण है और ज्ञान का विस्तार, समुदाय या समाज के लिए योगदान शामिल है। भारत में उच्च शिक्षा का एक ऐतिहासिक अवलोकन। भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान संरचना अपने संगठन और निष्पादन के मामले में औपनिवेशिक प्रणाली से प्रभावित है, परंतु अंग्रेजों के भारत आने से पहले भारत में वैदिक काल से उच्च शिक्षा की समृद्ध परंपरा थी। इस अवधि में गुरुकुल उच्च शिक्षा के केंद्र थे। उच्च शिक्षा की प्रकृति गुरु और शिक्षा के बीच के संबंध पर आधारित थी। प्रत्येक शिक्षा को एक गुरु, एक शिक्षक चुनना होता था। एक शिक्षक के मार्गदर्शन में शिक्षा शास्त्र और स्मृतियों का अध्ययन करते थे। उद्देश्य था आत्मा की शुद्धि। कौशल आधारित शिक्षा का भी प्रावधान था। कुशलकर्मियों के एक समुदाय को गिल्ड्स के रूप में जाना जाता था, जहां कला और शिल्प के विशेषज्ञ ने अपने संबंधित डोमेन में शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल प्रदान किया। बौद्ध काल में मठ सीखने के केंद्र के रूप में उभरे। इन केंद्रों पर बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन हुआ। मठों ने चीन, नेपाल, तिब्बत आदि से कई विदेशी छात्रों को आकर्षित किया। वेदगा, लोकायत, खगोल विज्ञान, संस्कृति और पाली साहित्य प्राचीन भारत में शिक्षण संस्थान के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। नालंदा, विक्रमशाली और वल्लभ विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध थे। प्राचीन केंद्रों ने समस्याओं का सामना किया और मध्ययुगीन भारत में विदेशी आक्रमणों के कारण होने वाले सामाजिक और राजनीतिक विकार के तहत जीवन नहीं रह सकेगा। भले ही इन संस्थानों ने अपनी पहचान खो दी, लेकिन वे पूरी तरह से गायब नहीं हुए। वे मद्रासों के साथ सह अस्तित्व
में थे, वे उच्च शिक्षा के नए केंद्रों के रूप में उभर रहे था। वे ज्ञान और जानने की इस्लामी परंपराओं से प्रभावित थे। मद्रासों में शिक्षा का माध्यमिक अरबी और फारसी भाषा थी। इस अवधि के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में उच्च शिक्षा संस्थान अर्थात विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना की गई। 1818 में अंग्रेजों ने भारत में कोलकाता के पास सेरामपुर में औपचारिक शिक्षा की पश्चिमी मॉडल पर आधारित पहला महाविद्यालय स्थापित किया। इसके बाद कई महाविद्यालय आगरा, बम्बई, मद्रास, नागपुर और पटना जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र में स्थापित किए। 1857 में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की स्थापना की गई। इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य ब्रिटिश दर्शन की प्रशासन व्यवस्था को चलाना और भारतीय दर्शन, साहित्य और कला के स्थान पर पश्चिमी कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य का ज्ञान प्रदान करने के लिए स्थानकों का उत्पादन करना था। भारत में उच्च शिक्षा की संरचना। शिक्षा एक आजीविक प्रक्रिया है। इसके एक औपचारिक अनुक्रमीय संरचना और परिभाषित उद्देश्य है। सामान्य शिक्षा सीखने का व्यवस्था और संरचित तरीका है। यह कक्षा कक्ष आधारित है और विभिन्न एजेंसियों और शिक्षकीय निकायों द्वारा हस्तांतरित किया जाता है। छात्र माध्यमिक विश्वविद्यालय शिक्षा पूरे होने पर उस शिक्षा में शामिल होते हैं। वे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य सामान्य संस्थान में जाते हैं और अध्ययन के पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षा अधिगम गतिविधियों में भाग लेते हैं। पाठ्यक्रमों के बीच संरचना, गतिशीलता और अंतर संरक्षण पूर्व परिभाषित है और डिग्री या डिप्लोमा अर्जित करने के लिए इसका कड़ाई से पालन किया जाता है। इस तरह की संरचना को उच्च शिक्षा की औपचारिक संरचना के रूप में जाना जाता है। औपचारिक शिक्षा के आंतरिक उच्च शिक्षा में डिग्री हासिल करने के कई गैर औपचारिक तरीके हैं। कोई भी अनौपचारिक शिक्षा छात्रों को समय और संस्थान की संरचनात्मक बोधक बाधाओं से परे अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति देता है। यह उन्हें अपनी रुचि को आगे बढ़ाने और ज्ञान की खोज के लिए अल्पकालीन कार्यक्रमों में संलग्न होने का अवसर प्रदान करते हैं। एक बार देख लेता है। उस शिक्षा में नियामक निकाय। आपको ज्ञात होगा कि शिक्षा समवर्ती सूची में है, जिसका अर्थ है कि केंद्रीय और पाठ्यक्रम राज्य सरकार उच्च शिक्षा को विनिर्मित करने, निष्पादित करने और मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है। केंद्र में शिक्षा उच्च शिक्षा की संरचनात्मक ढांचे के संघर्ष पर है। शिक्षा मंत्रालय पूरे देश हेतु शिक्षा के लिए नीति ढांचा प्रदान करते हैं और इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करते हैं। ये अधिक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना करके शिक्षा में अवसरों के विस्तार को योजना बना रहे हैं, जिसमें महिलाओं और गरीबों, साहित्य वंचित समूह और दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह शिक्षा के वित्त पोषण के लिए भी उत्तरदायी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD 1985 में बनाया गया था। इसके पहले मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता था। वर्ष 2020 में इन्हें पुनः शिक्षा मंत्रालय कहा जाने लगा। शिक्षा मंत्रालय 2 विभागों के माध्यमों से अपनी उत्तरदायिता को निष्पन्न करता है। एक बार देख लेना, एक बार कर लेना। एक बार देख लेना थोड़ा सा। शिक्षा का केंद्रित सलाहकार बोर्ड CABE, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE राष्ट्रीय स्तर का निकाय है जो केंद्र और राज्य सरकार को शिक्षा के मुद्दों के बारे में सलाह देता है। CABE
को 1920 में स्थापित किया गया था और 1923 में भंग कर दिया गया था। इसे 1935 में पुनर्गठित किया गया था और 1994 तक जारी रखा गया। सीएबीई शिक्षा नीति और इसके कार्यान्वयन की समीक्षा और सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीएबीई को 2004 में पुनर्गठित किया गया था। बोर्ड में केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री विभाग हित समूह के प्रतिनिधित्व और लोकसभा राज्यसभा के नामित सदस्य शामिल है। सीएबीई के कार्य इसी प्रकार है, ये देख लेना एक बार। चैप्टर नेक्स्ट, पार्ट 10, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षा। भारत में महाविद्यालय स्थानांतरण शिक्षण का बड़ा हिस्सा महाविद्यालय में दिया जाता है। महाविद्यालय दो प्रकार के होते हैं, घटक और समयबद्ध। महाविद्यालय पहले वो है जो विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और प्रतिबंधित किए जाने के बाद वाले दो को सरकार द्वारा या शैक्षिक ट्रस्टों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के बारे में स्थापित और प्रबंधित किया जाता है। जैसे कि पहले कहा गया है कि अधिकांश महाविद्यालय कला, सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य में स्नातक स्तर पर शिक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे महाविद्यालय हैं जो कानून, चिकित्सा, इंजीनियर और प्रौद्योगिकी और प्रबंधन जैसे विश्वविद्यालयों में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के देने वाले कई महाविद्यालय निजी प्रबंधन के दायरे में आते हैं। एक बार देख लेना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक संवैधानिक संगठन है जो विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के सामान्य निर्धारण और रखरखाव के लिए है। અહીં विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को अनुदान प्रदान करने के अलावा आयोग केंद्र और राज्य सरकार को उन उपायों पर भी सलाह देते हैं जो उच्च शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक है। यह नई दिल्ली के साथ साथ बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में स्थित है। 6 क्षेत्रीय कार्यकालों के माध्यम से कार्य करते हैं। यूजीसी को देश के एकमात्र अनुदान देने वाली एजेंसी होने का अनुष्ठान गौरव प्रताप है, जिसे दो जिम्मेदारी के साथ निहित किया गया है। वह है धन मुहैया कराना और उच्च शिक्षा के संस्थान में मानकों का सामान्य निर्धारित रखरखाव। एक बार देख लेना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना संसद द्वारा अधिनियम 1961 के तहत की गई थी। बार काउंसिलिंग का संबंध भारतीय में कानूनी अध्ययन से है। परिषद की भूमि कानूनी शिक्षा में के मानकों को बढ़ावा देना और रखना है। यह भारत में विश्वविद्यालय के साथ कानूनी शिक्षा प्रदान करने और राज्य बार काउंसिलिंग के परंपरा से किया जाता है। ये इस समय परिषद उन विश्वविद्यालयों को मान्यता देती है जिसकी कानूनी डिग्री व्यक्ति को एक वकील के रूप में नामकरण के लिए योग्यता प्रदान करती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय के दौर करती है और मान्यता के उद्देश्य से विश्वविद्यालय का दौर करने और निरीक्षण करने के लिए टेस्ट बार काउंसिलिंग का निर्देशन करती है। राज्य सरकार विश्वविद्यालय महाविद्यालय संस्थान जो राज्य सरकार द्वारा बनाए रखे जाते हैं, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश सरकार में से
रख रखाव अनुदान प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध। एक बार देख लेना। कार्यकारी परिषद, प्रबंध का बोर्ड, सिंडिकेट। कार्यकारी परिषद, जिसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, विश्वविद्यालय को सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय है और विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों जैसे विभिन्न संकायों, महाविद्यालय और शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्र विश्वविद्यालयों में मुख्य शासन निकायों को कार्यकारी परिषद के रूप में जाना जाता है, जबकि राज्य विश्वविद्यालय में इन सिंडिकेट या प्रबंधन बोर्ड के रूप में जाना जाता है। विश्वविद्यालय के घटकों के अंतरिक्ष कार्यकारी परिषद की सदस्यता की विश्वविद्यालय के बाहर है। कुछ प्रतिशत शिक्षावाद या शैक्षणिक प्रशासनों तक विरासती किया जाता है। कलयुक्त द्वारा प्रस्तावित विषय के एक पैनल को कुलधित परिषद द्वारा बाहरी लोगों को नामांकित किया जाता है। एक बार देखना है। शैक्षणिक अकादमिक परिषद, शैक्षणिक परिषद अकादमिक मामलों में प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। इसका कार्य विश्वविद्यालय की अकादमिक नीति पर सामान्य पर्यवेक्षण का सामान्य करना है। यह मानदंडों और मानकों को स्थापित करने और शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता के मामले में नेतृत्व प्रदान करते हैं। ये प्रशिक्षण शिक्षण और अनुसंधान दोनों में अंतर विभागीय और सामान्य ला सकते हैं। एक बार देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 11, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का महत्व राष्ट्रीय विकास में प्रगति करने के लिए यह देखा गया है कि सभी देश विशेष रूप से विकासशील देश शिक्षा के सभी क्षेत्र में संतुलित विकास पर विश्वास करते हैं। दूसरे शब्दों में विकास की गति को बनाए रखने के लिए सभी देशों को न केवल सामान्य शिक्षा पर अपितु तकनीकी, व्यावसायिक, पेशेवर, कृषि और शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों को विद्यालयों के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक देश को सभी व्यवसाय के रूप के लिए शिक्षण और कुशल लोगों के साथ साथ प्रशिक्षण लोगों के भी आवश्यकता होती है। हालांकि शिक्षा का उद्देश्य मात्र कुशल लोगों को तैयार करना नहीं है, क्योंकि शिक्षा की किसी भी व्यक्ति को समग्र विकास पर केंद्रित है। फिर भी आर्थिक और मानव संसाधन विकास में इसके योगदान को कम आकन गलत होना। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का समाज में किसी भी व्यक्ति या आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका को बेहतर बनाने में अहम योगदान होता है। यह समाज में स्वास्थ्य और पोषण संबंधित सुधार लाता है, आर्थिक विकास में वृद्धि करता है, तकनीकी विकास में तीव्र लाता है और समग्र रूप से व्यक्ति के जीवन तथा समाज में गुणवत्ता सुधार लाता है। कुशल कार्य बल वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाता है, जो अंतर समाज के विकास में सहायता करते हैं। तकनीकी शिक्षा की प्रक्रिया। तकनीकी शिक्षा शब्द व्यावसायिक शिक्षा के साथ भी जुड़े हैं और उनके उपयोग कभी कभी एक दूसरे के साथ पर किए भी जाते हैं। इस खंड में हम दोनों प्रकार की शिक्षा की प्रक्रिया, उसके महत्व और भारतीय संदर्भ में उनके विकास पर चर्चा करेंगे। तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान जैसे IIT व्यवसाय से जुड़े सिद्धांत और विज्ञान को पढ़ते हैं, जबकि व्यावसायिक संस्थान और ITI काम को सफलता से करने के लिए आवश्यक कौशल के सीखने पर आधारित बल देते हैं। तकनीकी
संस्थान संस्थानों में पाठ्यक्रम के पूरे होने के पश्चात आमतौर पर स्थानों या मास्टर डिग्री प्रदान की जाती है। दूसरी ओर व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा होने पर प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। प्रशिक्षण के इस तरह के कोर्स प्रमाण पत्र और डिप्लोमा शिक्षा के निचले स्तर पर पेश किए जाते हैं। इस तरह के कोर्स विभिन्न व्यवसाय में कुशल, अकुशल या अर्धकुशल श्रमिकों को के लिए आवश्यकता शिक्षण कौशल पर बल देते हैं। कौशल विकसित करने के उद्देश्य के कारण व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा के स्तर को बढ़ावा नहीं है। ये बात देख लेना। तकनीकी शिक्षा का इतिहास। औपनिवेशिक काल में पूर्व भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य उपनिवेश की जरूरतों को पूरा करता था और इसकी गति प्रतिबंधित एवं धीमी थी। द्वितीय विश्व युद्ध औपचारिक सरकार की नीतियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ क्योंकि इसके कारण देश में तकनीकी कमियों से परीक्षण के महत्वपूर्ण को सरकार द्वारा समझा गया। इसकी वजह से योजना और विकास विभाग का सृजन सर आदेश दलाल के मार्गदर्शक में हुआ, जिन्होंने तकनीकी शिक्षा के प्रशासन के लिए निम्नलिखित दो मुख्य कदम उठाए। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की स्थापना। बाद में यह विभाग वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नाम से बनाया। 1945 में देश में उच्च तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए सुझाव हेतु सरकारी समिति की नियुक्ति। सरकार समिति में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान का तर्ज पर भारत के 4 विभिन्न क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा संस्थान स्थापित करने की अनुशंसन की। यह जानना रुचिकर है कि इसके पश्चात 1951 से 61 तक देश में 5 अलग-अलग जगह बम्बई, खड़गपुर, कानपुर, मद्रास और चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। ये संस्थान मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूके की तर्ज पर बनाए गए। एक बार देख लेना ये बाकी। विज्ञान नीति संकल्प के द्वारा समय समय पर विज्ञान और तकनीकी के महत्वपूर्ण को उजागर किया गया है। इसके कारण देश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार को बढ़ावा मिला। समय के अनुसार बदलती जरूरतों के कारण नीतिगत संकल्प भी इस क्षेत्र में नए और बदलते क्षेत्र पर बल दिए। सबसे पहले विज्ञान नीति संकल्प 1958 में विज्ञान और तकनीकी के द्वारा समाज के विकास के उद्देश्य से सामने आए। राष्ट्रीय निर्माण में विज्ञान और तकनीकी के द्वारा सामाजिक आर्थिक बदलाव को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया। इन उद्देश्यों के लिए विज्ञान नीति संकल्प 1958 का उद्देश्य अपने सभी विषयों में विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना और बनाए रखना निर्धारित किया गया। देश में खासकर रक्षा और कृषि जैसे क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक की जरूरतों के जरिए को जरूरी समझा गया। 80 के दशक तक भारत के पास एक मजबूत औद्योगिक ढांचा और कृषि आधार और प्रशिक्षण मानव संसाधन की एक बड़ी प्रणाली थी। प्रौद्योगिकी नीति 1983 में तकनीकी कुशल और आत्मनिर्भर को प्राप्त पर बल दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास प्रणाली के साथ सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को एकीकृत करने और राष्ट्रीय नवाचार प्रणाली के निर्माण करना था। वो देख लेना बाकी है।
थोड़ा सा देख लेना एक बार। तकनीकी और प्रबंध, शिक्षा के विनियम, इंजीनियरिंग और प्रबंध, स्थान कोर्स, पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान उच्च शिक्षा का हिस्सा है और वे शिक्षा मंत्रालय पूर्व में MHRD के उच्च शिक्षा विभाग का एक हिस्सा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा प्रदर्शन AICTE प्रबंध शिक्षा की योजना सामान्य समन्वय और नियमों का काम हमारे देश में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE करती है। स्वतंत्रता से पहले 1945 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE को एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, किंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सिफारिश के बाद 1987 में इस वैदिक दर्जों प्रदान किए गए AICTE एक्ट 187 एक बार देख लेना और थोड़ा सा। कानूनी शिक्षा का महत्व। आजादी से पहले देश के बहुत कम विश्वविद्यालय द्वारा कानूनी शिक्षा दी जा रही थी। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद कानून स्वच्छ है और कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कानूनी शिक्षा को महत्व को बढ़ावा मिला। आजादी मिलने तक भारत में कानूनी शिक्षा कुछ विश्वविद्यालयों तक ही सीमित थी। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से देश के लोगों को संविधान मिला, जिससे द्वारा नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और मौलिक अधिकारों के संवैधानिक अधिकार मिले। लोगों को न्याय और अधिकार सुनिश्चित करना तब तक संभव नहीं था जब तक देश में कानून के क्षेत्र में अच्छी समझ रहने वाले प्रशिक्षण पेशेवर न हो। इसके परिणाम स्वरूप कानूनी शिक्षा देश में प्राथमिकता बने गई। आजादी के कुछ साल बाद देश में कानूनी शिक्षा की रचना और रूपरेखा में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कानून को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा गया। कानूनी शिक्षा के लिए संस्थानगत तंत्र। वर्तमान में भारत में 2 प्रकार के प्रतिमान उपलब्ध हैं। एक 3 वर्ष बैचलर ऑफ लॉ जो कई विश्वविद्यालयों के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और दूसरा नेशनल लॉ विश्वविद्यालय के द्वारा 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड BA LLB कार्यक्रम जैसे कि बेंगलुरु में चलाए जा रहे हैं। कानूनी शिक्षा ग्रेजुएट डिग्री के बाद 3 वर्षीय ग्रेजुएट डिग्री के तौर पर प्रदान की जाती है। हाल ही में एक एकीकृत 5 वर्षीय लॉ पाठ्यक्रम डबल डिग्री पेश किया गया जो 12वीं की कक्षा के बाद 3 वर्ष पाठ्यक्रम के विकल्प के रूप में पेश किया गया है। जो कानून का आधारित अध्ययन करने चाहते हैं वे सीधा विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकते हैं। एक बार देख लेना बाकी थोड़ा सा। बाकी चैप्टर ही समाप्त है। नेक्स्ट चैप्टर 12 मुक्त एवं दूरस्थल अधिगम एवं ऑनलाइन शिक्षा। औपचारिक उच्च शिक्षा के विकल्प के रूप में ODL भारत में उच्च शिक्षा के लिए ODL एक लागत प्रभावित विकल्प के रूप में उभरा है। कई शिक्षार्थी जो औपचारिक उच्च शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते अपनी उच्च शिक्षा को ODL मोड के माध्यम से पूरा करते हैं। शिक्षार्थी केंद्र शिक्षण सामग्री और अन्य शिक्षण संसाधनों और मीडिया की विविधता एक प्रभावी और सार्थक सीखने का अनुभव प्रदान करते हैं। 1940 में अपनी विद्यालय शिक्षा समाप्त करने के पश्चात मैं उस शिक्षा के लिए कॉलेज जाना चाहता था, परंतु इसके लिए मुझे या तो विच्छेद अथवा चेन्नई जाना
पढ़ता। इसके बीच मेरे माता पिता बीमार पड़ गए और मेरे संबंधी ने मुझे सुझाव दिया कि पढ़ाई के लिए बाहर जाने के स्थान पर मुझे अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। अंत मुझे एक जॉब मिली और मैंने काम करना प्रारंभ किया। मैंने पाया कि इग्नू में आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है। इस और तब मैंने लोक प्रशासन के स्थानीयकरण पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया। इसके बाद भी मैंने अपने बच्चों को कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं पाठ्यक्रम को समाप्त करने के तक मैं जीवित रहूं या नहीं। उन्होंने यह भी कहा। स्नातक करने के पश्चात मैंने प्रारंभ पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। एक बार देख लेना। लचीले सीखने की विकल्प कार्यक्रम इसी तरह से बनाया गया है जो शिक्षार्थियों को लचीलापन और चयन प्रदान करते हैं। वे कई पाठ्यक्रमों के लिए विकल्प चुने जा सकते हैं। उनकी आवश्यकता और वरीयताओं के आधार पर आवश्यकतानुरूप कई क्रेडिट प्राप्त करते हैं और कार्यक्रमों से बाहर निकलने के कई पाठ्यक्रमों में प्रवेश और निकास बिंदु उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थान ओडीएल राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक उपकरण के रूप में उभरा है। विशेषीकरण जब यह बड़ी संख्या में शिक्षकों या प्रशिक्षण से संबंधित है। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय प्राथमिक स्तर पर बड़ी संख्या में अप्रशिक्षण शिक्षक पढ़ते थे, लेकिन शिक्षा की आधारित अधिनियम के तहत केवल प्रशिक्षण शिक्षा ही विद्यालयों में पढ़ाने के पात्र है। अप्रशिक्षण शिक्षा के जितने संख्या लाखों में है की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इग्नू राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान NIOS के लाखों शिक्षकों के प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मृत एवं दूरस्थ अधिगम क्या है? अब तक आपको शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रणाली के रूप में ओडीएल की प्रक्रिया के बारे में एक विचार मिल गया है होगा। इग्नू में एक शिक्षार्थियों के रूप में आपको अपने अनुभव ने आपको संस्था व्यवस्था और उसके कार्यतंत्र की कुछ समझ बनाने में सहायता की। शब्द मुक्त शब्द का अर्थ दर्शन से है जो व्यक्तियों के लिए खुले हो और जो विचार है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि लोगों को उनके स्थान सामाजिक और आर्थिक पुष्टि या शैक्षणिक योग्यता का विचार किए बिना शिक्षार्थी अवसर खोली प्रणाली लचीला है। शिक्षार्थी को उसकी दूर गति समय तथा स्थान के अनुसार अध्ययन करने की अनुमति देता है और शिक्षण तक पहुंचता है। शिक्षार्थी सीखने के लिए संस्थान में नहीं आते। आगे देखना। मुक्त एवं दूरस्थ संस्थानों के प्रकार की प्रक्रिया। भारत में ओडीएल कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली संस्थान विभिन्न प्रकार की है। ये संस्थान जो या एकल रूप से आर्थिक मात्र ओडीएल प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं अथवा दुरुपयोग अर्थात औपचारिक फेस टू फेस कार्यक्रम के साथ साथ ओडीएल कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। ऐसे संस्थान की सूची दूरस्थल शिक्षा व्यू DEB को वेबसाइट पर उपलब्ध है। ओडीएल कार्यक्रमों के मुख्य रूप से एकल मोड प्रदान ओडीएल विश्वविद्यालय है जो इग्नू और राज्य मुक्त विश्वविद्यालय दुरुपयोग प्रदान विभिन्न केंद्रीय राज्यों और निजी विश्वविद्यालयों है जो अधिकतर दूरस्थ शिक्षा निर्देशन व संस्थान के माध्यम से कार्य करते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 0.1 1985 में इग्नू के संस्थान से पहले आंध्र प्रदेश में एकल राज्य मुक्त विश्वविद्यालय कार्य करते था। उस शिक्षा तक पहुंचने के इच्छुक लोगों को बढ़ती संख्या और औपचारिक प्रणाली के माध्यम से ऐसे करने में असमर्थता के कारण राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू संस्थान के एक अधिनियम 1985 द्वारा एक मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में
देश में के राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक संरचना में दूर स्तर शिक्षा का परिचय परिचय और शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए तथा इसके इस तरह की प्रणाली में मानकों को सामान्य और निर्धारित करने के लिए संस्थान किए गए थे। एक बार देख लेना बाकी थोड़ा सा ही देख लेना। ऑनलाइन शिक्षा आधुनिक विकास जैसे प्रौद्योगिकी के अनुभव और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में तकनीकी हस्तक्षेप पर बढ़ते फोकस मुक्ति दूरस्थ शिक्षा ओडीएल की जटिलता को बदल रहे हैं। इन विकासों को के प्रभाव के कारण लोगों ने ओडीएल को ऑनलाइन और डिजिटल लर्निंग के रूप में संदर्भित किया है और कुछ मामले ओडीएल अर्थात ओपन डिस्टेंस और ई लर्निंग सिस्टम कहा जाता जा सकता है। इसकी लोकप्रिय और उपयोगों को सुझाव है कि ऑनलाइन शिक्षा ओडीएल का भविष्य है। चलिए इसके विभिन्न आयामों को निम्नलिखित बिंदु में देखते हैं। एक बार देखना एक बार ये देख लेना ऑनलाइन शिक्षा वाला। बाकी चैप्टर ही समाप्त है।